Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th February 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Vedanta philosophy and this topic is important from our syllabus paper 2 Indian culture point of view. तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है वेदांता फिलॉसफी एंड देन वी विल सी इट्स करंट रेलेवेंस कि ये न्यूज़ में हाल फिलहाल में क्यों आया है. तो देखिए, आपको पता है कि हिंदू ट्रेडिशन में वेदास जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट और या सैक्रेड टेक्स्ट या स्क्रिप्चर्स माने जाते हैं. वेदास भी 4 तरीके के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया. इट इज़ द अर्लीस्ट वन दैट वाज समवेयर कंपोज इन अबाउट 1500 BC और उसको वन जनरेशन से अनदर जनरेशन को पास किया गया थ्रू वर्बल रिसाइटेशन और बाय 600 BC इट वाज कोडिफाइड. तो वेदास अगर ओवरऑल देखा जाए, चारों वेदास, तो दे आर फुल ऑफ हिम्स, मतलब पंक्तियां हैं प्रेयर्स की, फुल ऑफ हिम्स, प्रेयर्स एंड रिचुअल्स की. लेकिन अगर हम लोग वेदास के इंटरप्रिटेशन को देखिए आपको एक बात समझनी होगी कि वेदा 4 तरीके के, ठीक है. पहले तो श्रुति समझ लीजिए थोड़ा बहुत. मतलब माना ऐसा जाता है कि भगवान ने खुद आकर के ऋषि मुनियों के कान में आकर के उनको ये वेदास का ज्ञान दिया. श्रुति यानी कि उन्होंने सुना उसको और फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो वर्बल रिसाइटेशन के थ्रू वो जो नॉलेज है वो पास हुआ. बाद में जाकर के वेदास को कोडिफाई किया गया. तो श्रुति के थ्रू यानी कि वर्बल रिसाइटेशन के थ्रू वन जनरेशन टू अनदर, लेटर ऑन दीज वेदास वेर कोडिफाइड टू ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. अगर हर एक वेद का देखा जाए, चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो, तो उन सबका उनसे रिलेटेड अपनी अपनी संहिता हैं, यानी कि उनकी पंक्तियाँ, उनके रिचुअल्स हैं जिनको ब्राह्मणास कहते हैं, उनके ऊपर कुछ फिलोसॉफिकल थिंकिंग है, इसको आर्यनिका कहते हैं. उसके अलावा इन सब के ऊपर उपनिषद्स हैं. उपनिषद्स वेदास के ऊपर, हर तरह के वेदास के ऊपर उपनिषद्स हैं. और उपनिषद जो हैं दे आर टॉकिंग अबाउट द प्योर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ वेद. तो ये जो भी वेदास हैं इनके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट कि हमारे जीवन का क्या मकसद है, हमारे जीवन में क्या हमें करना चाहिए जब हम इस दुनिया में हैं, तो अल्टीमेटली इस दुनिया से कैसे मुक्ति मिलेगी, ये तमाम फिलोसॉफिकल बातें. फिलोसॉफी आई होप आप समझते हैं मेटाफिजिकल चीज़ें जो इस दुनिया के मटेरियल चीज़ों से थोड़ी ऊपर की बातें हैं, और फिलोसॉफिकल बातें लिखी हुई हैं उपनिषद्स में. इसीलिए उपनिषद्स को हम लोग वेदांत भी कहते हैं. वेदों का अंत, हाईएस्ट फिलोसॉफिकल फाउंटेन हेड. तो हर वेदा में तो अपनी सारी पंक्तियां हैं, रिचुअल्स हैं, लेकिन वेदों का जो अपना उपनिषद है वो वेदांत कहा जाता है. एंड ऑफ वेदास, हाईएस्ट फिलॉसफी ऑफ वेदास. तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं कि अलग अलग उपनिषद्स के अंदर यानी कि वेदांत के अंदर कौन सी ऐसी कोर फिलॉसफी है हिंदुइज्म की. तो वेदांत फिलॉसफी को हम समझने जा रहे हैं. वेदांत फिलॉसफी को अगर आप देखिए तो मेनली वो 2 ही चीज़ों की बात करता है कि हम इंसान, हमारे अंदर अगर कुछ रियलिटी है तो वो है हमारा आत्मा. ये शरीर तो देखिए नश्वर है, मतलब दिस बॉडी इज़ एग्जिस्टिंग टुडे, इट विल सीज टू एग्जिस्ट इन कमिंग 40-50 ईयर्स, बट द सोल विल कंटिन्यू. और ये जो आत्मा है हमारे अंदर, इट इज़ नथिंग बट पार्ट ऑफ ब्रह्म, जो कि हाईएस्ट या अल्टीमेट रियलिटी है. तो ये जो पूरी यूनिवर्स है वो ब्रह्म है. भ्रम मत कहिए, इल्यूजन नहीं, ब्रह्म सत्य आपने सुना है ना, तो वो ब्रह्म है. और हमारी अंदर जो आत्मा है जो हमेशा के लिए है, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, वो आत्मा जो है एक्चुअली वो ब्रह्म का हिस्सा है. और ये जो मटेरियल वर्ल्ड हम अपने आसपास में देख रहे हैं उसको इंडियन फिलॉसफी में कहा गया जगत. ये जगत जो है ये एक तरीके का इल्यूजन है, माया है. और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ये जो हमारी आत्मा है या सोल है इसको मुक्ति मिले, लिबरेशन मिले. तो यही है वेदांत की मुख्य फ़िलॉसफ़ी. अगर देखा जाए तो वेदांत की जो मुख्य फ़िलॉसफ़ी वो इन दोनों लाइन से हमें पता चल जाती है. अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ. तो जिस दिन हमें ये रियलाइज़ होगा कि हमारे अंदर की जो आत्मा है
वो कभी ख़त्म नहीं होगी और वो अल्टीमेट रियलिटी है, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होगी तो हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ये रहेगी। तो उस दिन हमें रियलाइज़न हो जाएगा कि वी आर द ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। उसके अलावा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये जो ब्रह्म है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर का सोल है, यही सत्य है। आसपास का जो जगत है, मटीरियल वर्ल्ड, ये तो मिथ्या है, ये बदलता रहेगा। आज जो आपके सामने टेबल है, पहले वो लकड़ी हुआ करता था, आज टेबल है, कल होकर के जल करके वो एसेस बन कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा। सो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है हमारे आसपास में, वो मिथ्या है। अगर कोई कांस्टेंट यूनिवर्सल रियलिटी है तो वो है हमारे अंदर का सोल, आत्मा। और आत्मा जो है वो परमात्मा का हिस्सा है या फिर ब्रह्म का हिस्सा है। परमात्मा या ब्रह्म यहाँ पे एक ही बात है। सो आई होप आपको इंडियन फिलॉसफी का एसेंस समझ आ रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी? तो मुख्य उद्देश्य है मुक्ति। मुक्ति, और मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। तो ब्रह्म ज्ञान इज सोर्स ऑफ मुक्ति। जिस दिन हमें इस बात का सच में ज्ञान हो गया कि ये जो शरीर है ये तो टेम्पोररी है, हमारे अंदर का सोल है वो परमानेंट है, उस दिन हमें डर लगना ख़त्म हो जाएगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता है, मुक्ति का मतलब होता है इस दुनिया और सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाना। और वो तभी होगा जब हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। और ब्रह्म के ज्ञान के लिए 4 मुख्य पाथ बताए गए हैं। इन 4 तरीके में से कोई एक तरीका आप ले सकते हैं हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से ब्रह्म ज्ञान के लिए, यानी कि मुक्ति के लिए। तो ब्रह्म ज्ञान लेकर के ही हम मुक्ति ले सकते हैं। तो 4 जो तरीके हैं वो हैं कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग या ज्ञान योग। तो कर्म योग है अपने काम को, अपनी ड्यूटी को सेल्फलेस तरीके से करना, निष्काम कर्म, जो आपने सुन रखा है भगवत गीता में, वहाँ पे कर्म योग की शिक्षा दी गई है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सो इफ़ यू डू कर्म योग देन ऑल्सो यू कैन रियलाइज ब्रह्म। भक्ति योग, आप भगवान के प्रति लव या डिवोशन के थ्रू या भक्ति के करके भी आप ब्रह्म का ज्ञान ले सकते हैं। यानी कि ब्रह्म, भगवान या फिर परमात्मा, यहाँ तीनों एक ही चीज़ें हैं और उनकी लव या डिवोशन से आपको ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। उसके अलावा ज्ञान योग। ज्ञान योग में कैसा है कि आप रीजनिंग करके, अपने इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल करके आप ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग करने की अगर हम कोशिश करें ज्ञान योग, तो रीजनिंग करके तो हमें पता चल जाएगा कि आज जो हमारा शरीर है ये परमानेंट है नहीं, लेकिन मैं जो हूँ या आप जो हैं वो सिर्फ ये शरीर मात्र तो है नहीं। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी एंड द लैपटॉप और मोबाइल दैट वी आर कैरिंग राइट नाउ, राइट। उनमें बस मैटर है, बस जगत है, लेकिन हमारे अंदर मैटर के अलावा कुछ तो अलग है। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन वी एंड रोबोट्स, राइट। भले अब वो भी काम कर ले, लेकिन वो रहेगा तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ही। तो हमारे अंदर कुछ तो अलग है और वो है सोल, आत्मा। और वो आत्मा जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दैट आवर रीजनिंग विल टेल, वो कोई साइंस नहीं प्रूव कर सकता। तो यही होता है ज्ञान योग। रीजनिंग और लॉजिक से जब आप ब्रह्म को पता करने की कोशिश करते हो, अगर आत्मा हमारे अंदर परमानेंट कोई चीज़ है तो सबके अंदर आत्मा है। वो आत्मा जो है वो सब जो है वो ब्रह्म का हिस्सा है, क्योंकि वो परमानेंट है। ब्रह्म मतलब क्या, या गॉड मतलब क्या? समथिंग दैट इज़ परमानेंट, एटर्नल, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर की जो आत्मा है वो परमानेंट है, एटर्नल है, जो कभी बदल नहीं सकती। और दिस इज़ हाउ वी टेंड टू नो अबाउट दिस आत्मा एंड परमात्मा। इसी को कहते हैं लॉजिक या रीजनिंग से, जिसको हम लोग कहते हैं ज्ञान योग। फिर होता है एक राजयोग। राजयोग मतलब जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करके आप इस दुनिया के मोह माया से ऊपर उठते हैं अपने दिमाग को शांत करके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, भगवत गीता टॉक्स अबाउट कर्म योग। अलग अलग जगहों पे हिंदू फिलॉसफी में अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। अब अगर देखा जाए तो ये तो हो गई वेदांत की फ़िलॉसफ़ी। वेदांत की फ़िलॉसफ़ी अगर एक लाइन में फिर से मैं कंक्लूड करूँ तो वो ये है कि हम सब के अंदर जो आत्मा है वही सत्य है और ये जो जगत है वो मिथ्या है, और ये जो आत्मा है वो परमात्मा का हिस्सा है या ब्रह्म का हिस्सा है, या परमात्मा और ब्रह्म यहाँ पे एक ही चीज़ है। लेकिन अब वेदांत फ़िलॉसफ़ी के अंदर भी अलग अलग जो लोग हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल भक्ति योग करने वाले, भक्ति योग का रास्ता अपनाने वाले हैं माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी कहते हैं कि ठीक है, आत्मा और परमात्मा दोनों रियलिटी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रियलिटी हैं। द्वैतवाद,
दो अलग अलग रियलिटी, डुअलिज्म इसको कहते हैं या द्वैतवाद, यानी कि ये है परमात्मा जो बड़ा रियलिटी है, तो ये हम सब बाकी सब की हमारी आत्मा है जो छोटी छोटी रियलिटी है, और परमात्मा जो है या ब्रह्म जो है वो बिगर रियलिटी। तो हम लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं टेम्पोरली हमारी आत्मा, लेकिन वो अलग है। ये परमात्मा, ब्रह्म या भगवान वो अलग है। इसको कहते हैं द्वैतवाद वेदांता। द्वैतवाद वेदांता मीन्स विच बिलीव्स इन टू रियलिटीज। उसके अलावा हो जाता है विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद मतलब ऐसा मानना है, यही प्रमोट किया है रामानुजाचार्य जी ने। उनका ऐसा मानना है कि हम हैं जरूर इस ब्रह्म का हिस्सा, हम हैं और ये ब्रह्म है, तो ये आत्मा है, ये परमात्मा है, हम इस परमात्मा का ही हिस्सा हैं, लेकिन हम वो परमात्मा पूरी तरह से वो परमात्मा नहीं है। हम में और परमात्मा में अंतर है। जैसे कैसे हमारी पूरी हम में खुद में और हमारे फिंगर नेल्स में कुछ तो अंतर है। भले फिंगर नेल हमारा शरीर का ही हिस्सा है, बट यू कैन नॉट से कि फिंगर नेल इज़ यू इटसेल्फ, ठीक है। वैसे ही ये जो आत्मा है ये इस परमात्मा का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। दिस इज नोन एज विशिष्ट अद्वैतवाद, मतलब क्वालिफाइड मोनोइज्म। तो आत्मा और परमात्मा एक ही इंटिटी का हिस्सा है, बट आत्मा जो है यानी कि हम सबकी जो सोल है वो परमात्मा का एक हिस्सा है। और फिर ज्ञान योग से जो ये लॉजिक वाला रास्ता उसको अपनाने वाले और प्रोपाउंड करने वाले हैं आदि शंकराचार्य जी। उन्होंने प्रमोट किया है अद्वैतवाद, नॉन ड्यूअलिज्म, कि भाई एक ही हैं हम लोग। ये इमेज मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया है यहाँ पे। अद्वैतवाद में ये नहीं होना चाहिए, मैं इसको ठीक कर दूंगा जब PDF में दूंगा। तो अद्वैतवाद में उनका मानना है शंकराचार्य जी का कि एक ही है, आत्मा हो या परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, सब एक ही है। तो हमारे अंदर जो है वही है ब्रह्म, वही है आत्मा, वही है परमात्मा। अब ठीक है, बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल बातें मैंने कर ली। आई डोंट नो आपको कितना समझ आया, पहले से जानते हैं तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मुद्दा यह है कि 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। तो अब न्यूज़ ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के दिन रामानुजाचार्य की ये जो जिन्होंने ये विशिष्ट अद्वैतवाद यानी कि क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म को प्रमोट किया है, उनकी एक बड़ी सी स्टैचू को इनॉग्रेट करेंगे। उस स्टैचू का नाम रहेगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो रामानुजाचार्य जी के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वॉज बॉर्न इन 1017 AD इन श्री पेरम्बदूर इन तमिलनाडु। ही वॉज अ वैदिक फिलोसोफर। तो वेदांत की फिलोसफी उन्होंने दी है विशिष्ट अद्वैतवाद की। तो ऑफकोर्स इज अ वैदिक फिलोसोफर एंड अ सोशल रिफॉर्मर। ही रिवाइव्ड भक्ति मूवमेंट। तो इनके बाद फिर से भक्ति मूवमेंट पॉपुलर हो गया और इनके फॉलोअर्स कह सकते हैं आप, इनसे इंस्पिरेशन लिए हुए बाकी के भक्ति फिलोसोफर जैसे कि रामदास, त्यागराज, कबीर, मीराबाई। एज आई सेड, ही प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य की ये जो स्टैचू है, इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रामानुजाचार्य एडवोकेटेड सोशल इक्वालिटी। उनका मानना था कि सब लोग एक ही हैं, कोई जात धर्म के बेसिस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग वी ऑल आर पार्ट ऑफ द ब्रह्म या परमात्मा। तो इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ देख लीजिए। पिछले साल नवंबर महीने में एक इसी तरीके की और स्टैचू को इनॉग्रेट किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ में। तो ये रामानुजाचार्य की मूर्ति आई है हैदराबाद के पास, जबकि शंकराचार्य की मूर्ति आई थी केदारनाथ में। तो शंकराचार्य जी के बारे में मैंने आपको बताया, इन्होंने अद्वैतवाद यानी कि नॉन ड्यूअलिज्म, एक ही सत्य है और वो है हमारा ब्रह्म कह लीजिए, आप उसको आत्मा कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, वो प्रमोट किया था इस तरह के आइडिया को आदि शंकराचार्य जी ने। इन्होंने 32 साल की उम्र में ही समाधि ले ली थी, यानी कि मेडिटेशन करते हुए फिर ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, और इन्होंने समाधि ली थी केदारनाथ के अंदर, और इसी कारण से केदारनाथ में इनकी इस तरह की प्रतिमा या स्टैचू बनाई गई है। आदि शंकराचार्य जी ही वॉज स्लाइटली अर्लियर एज कम्पेयर टू रामानुजाचार्य या माधवाचार्य। तो ही वॉज बॉर्न इन कलाडी विलेज नियर बैंक ऑफ पेरियार रिवर इन केरला। अगर शंकराचार्य जी के कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ऑफकोर्स द सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अद्वैतवाद वेदांता, और फिलोसॉफिकली दिस अद्वैतवाद वेदांता इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदांता।
सो इन्होंने बाकी सारे जो फिलॉसफी हैं बुद्धिज़्म जैनिज़्म उनको चैलेंज किया विद अद्वैतवाद वेदांता ऑफ हिंदुइज्म, और शंकराचार्य जी को क्रेडिट जाता है फॉर रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, क्योंकि आपको पता है कि बुद्धा के बाद या महावीर के बाद हमारे देश के अंदर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पॉपुलर होने लगा था, हिंदुइज्म डिक्लाइन होने लगा था, लेकिन हिंदुइज्म को दोबारा पॉपुलर करने में शंकराचार्य जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और शंकराचार्य जी ने इंडिया के 4 अलग अलग हिस्सों में 4 अलग अलग मठ की स्थापना की है, बद्रीनाथ इन नॉर्थ, द्वारका इन वेस्ट, रामेश्वरम इन साउथ एंड पुरी इन ईस्ट, जगन्नाथपुरी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about UNSC resolution on Ukraine. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो सबसे पहले UNSC का स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है कि UNSC के अंदर इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और इसके 5 जो कंट्रीज़ हैं उनको हम लोग P5 कंट्रीज़ कहते हैं। दे हैव परमानेंट मेंबरशिप। वो P5 कंट्रीज़ हैं US, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना। तो इनको हम लोग कहते हैं P5 या परमानेंट कंट्रीज़। उनके अलावा हर वक्त इनके अंदर 10 और कंट्रीज़ होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो किसी वक्त टोटल 15 कंट्रीज़ होते हैं। ये 10 कंट्रीज जो होते हैं उनको 2-2 साल के लिए इलेक्ट करके भेजा जाता है फ्रॉम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। किसी भी फैसले के लिए 9 वोट फेवर में आना जरूरी है, यानी कि 15 कंट्रीज मिलकर के वोट करेंगे, लेकिन जब तक 9 वोट फेवर में नहीं आएंगे उस रिजोल्यूशन के, वो रिजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके अलावा ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं दे हैव अ वीटो पावर, मतलब इनमें से किसी ने भी अगर उस रिजोल्यूशन को डिनाई कर दिया तो दैट रिजोल्यूशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जैसे कि मैंने आपको बताया जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं दे आर इलेक्टेड फॉर ए 2 years नॉन रिन्यूएबल टर्म्स, और हर साल लगभग इसमें से इलेक्शंस होते हैं 5 सीटों के लिए। तो 5 सीटों के लिए इस साल इलेक्शन होगा, फिर 5 के लिए अगले साल होगा, फिर 5 के लिए अगले साल होगा। तो इस तरीके से हर 2-2 साल पे एक मेंबर की मेंबरशिप टर्मिनेट होते रहती है। तो आज आप चुन के गए तो ये 2 साल तक की आपकी मेंबरशिप रहेगी। जो पिछले साल चुन के गया था वो अगले साल उसकी सीट खाली हो जाएगी, इस तरीके से। अब करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो यूएनएससी के बारे में हमने देख लिया, अब उसका देखेंगे क्या है करंट कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उसके पहले ब्रीफली समझ लेते हैं। हमने इस पे आर्टिकल भी कवर किया था जहां मैंने आपको बताया था कि रसिया ने अपने लगभग 1 लाख सोल्जर्स यूक्रेन बॉर्डर की तरफ मोबिलाइज कर दिए हैं। And this has created a kind of scenario where Russia is at a very near to make a strike in Ukraine. तो it is believed कि रसिया may lead some territorial invasion on Ukraine. वो बात अलग है, रसिया ने बार बार डिनाई किया है कि डज नॉट हैव एनी प्लान टू इन्वेड यूक्रेन, लेकिन रसिया ने दबाव जरूर बनाया है यूक्रेन के माध्यम से पूरे के पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ पे, खासकर नाटो कंट्रीज़ पे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री में आपको बता चुका हूँ। हाल फिलहाल में यूक्रेन और रसिया के बीच में डिस्प्यूट्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का मेंबर हुआ करता था। नाउ यूक्रेन वांट्स टू बिकम मोर एंड मोर प्रो वेस्ट टिल्ट। इट ऑल्सो वांट्स टू ज्वाइन नाटो फोर्सेस, जो रसिया बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो फोर्सेस को ज्वाइन कर लेगा तो नाटो फोर्सेस यहाँ इस रशियन बॉर्डर तक आ जाएंगे, विच विल प्रोवाइड अ काइंड ऑफ थ्रेट फॉर रसिया। तो यूक्रेन के ऊपर कई सालों से अब रसिया दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। 2014 में ही ये क्रीमियन पेनिनसुला उसने अक्वायर कर लिया था यूक्रेन से फोर्सफुली। तो यूक्रेन और नाटो और रसिया के बीच का ये एक्सिस है। यूक्रेन wants to join NATO. It has a history of Soviet Union. Russia does not want Ukraine to join NATO because Russia wants कि कोई भी सोवियत यूनियन का जो इसका मेंबर है रसिया का, वो NATO ज्वाइन नहीं करना चाहिए। रसिया अंडर लेनिन wants to revive its old lost glory. तो यही डिमांड रखी है इसने, रसिया ने, पुतिन ने फोर्सेस को मोबिलाइज करके डिमांड रखी है नाटो फोर्सेस से कि यूक्रेन ज्वाइन नहीं करेगा नाटो, ये लिखित में दे यूएस, तभी जा कर के वो अपने फोर्सेस को विड्रॉ करेगा। और यूक्रेन के अलावा जितने भी बाकी के सोवियत यूनियन कंट्रीज़ थे वो भी नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। दिस हैज़ टू बी गिवन इन राइटिंग बाय नाटो कंट्रीज लेड बाय यूएस। ऑफ कोर्स यूएस ने इस तरह के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है और इस कारण से टेंशंस का माहौल बना हुआ है। अब इस मामले को लिया जाना था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इस पर डिस्कशन होना था। तो डिस्कशन के लिए देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा डिस्कशन आ जाएगा कि ये 15 मेंबर्स बैठे हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, कोई भी एक बोल देगा चलिए अब यूक्रेन पे चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि पहले प्रपोज किया जाता है कि हम यूक्रेन पे चर्चा करना चाहते हैं। सो अ प्रपोजल इज़ गिवन
कि हम यूक्रेन पर चर्चा करना चाहते हैं। उस प्रपोजल पे पहले वोटिंग होती है और अगर वो प्रपोजल पास हो जाए तब जाकर के उस मुद्दे पे चर्चा होती है। तो एक प्रपोजल रखा गया कि यूक्रेन पे चर्चा होनी चाहिए। उस प्रपोजल को भी कम से कम 9 वोट्स मिलने चाहिए, तभी जाकर के वो प्रपोजल पास हो पाता, तभी जाकर के उस प्रपोजल के बाद यूक्रेन पे चर्चा हो पाती। लेकिन हुआ क्या कि 10 मेंबर्स ने तो वोट कर दिया। यूएस, यूके, फ्रांस, यूएई, घाना, अल्बानिया, नॉर्वे, ब्राज़ील, मेक्सिको, आयरलैंड, इन्होंने तो वोट कर दिया इस फेवर में कि हाँ यूक्रेन के मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। सो दे वोटेड फॉर द प्रपोजल। लेकिन 2 कंट्रीज़ ने जिनके पास वीटो पावर है, रसिया और चाइना, उन्होंने मना कर दिया। तो नेचुरली जब इन्होंने मना कर दिया तो सिंस दे हैव वीटो पावर सो दिस प्रपोजल वाज डिनाइड। लेकिन उसके अलावा 3 और ऐसे कंट्रीज़ हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स की तरह हैं यूएनएससी के, इंडिया, गैबॉन एंड केनिया। दे एब्सटेन टू वोट और दे एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। सो मतलब इंडिया, गैबॉन या केनिया ने वोट ही नहीं किया, वोटिंग प्रोसेस से ही एब्सेंट हो गए। तो इंडिया का जो एब्सेंटिज्म है, इंडिया ने जो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया है इन दिस सिक्योरिटी काउंसिल वोटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्रपोजल ऑफ टेकिंग यूक्रेन इशू, ये इंडिया के बैलेंस्ड अप्रोच को दिखाता है कि इंडिया रसिया के साथ भी अपने संबंध बनाना चाहता है, साथ ही साथ यूएस के साथ भी अपने संबंध अच्छे रखना चाहता है, बिकॉज बोथ दीज साइड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज स्ट्रैटेजिक गोल टू कीप द वर्ल्ड मल्टीपोलर, टू कीप इंडियाज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी retained. The next article is taken from economic segment. It is about surety bond. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. Surety bond. Surety bond है क्या? मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, फिर मैं आराम से इसको समझा दूंगा. इट इज़ अ 3-party agreement that legally binds together a principal who needs the bond, an obligee who requires the bond, and a surety company that sells the bond. Surety bond provide financial guarantee to the contracts that will be completed according to the predefined mutual terms. ये तो हो गया डेफिनेशन. अभी मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, फिर इस पर दोबारा से आएंगे और आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. तो समझिए, ये मान लीजिए हमारी सरकार है, इसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कराना है, रोड, स्कूल, कुछ भी इस तरह का बिल्ड कराना है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट देगी कि भाई आप इतने किलोमीटर रोड बनाओ और इस क्वालिटी के रोड बनाओ. लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो सही क्वालिटी की रोड बनाएगा, जो जिस कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स को फुलफ़िल करेगा, जिस क्वालिटी की बातचीत हुई थी उसको फुलफ़िल करेगा? इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि आज आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, हो सकता है कि उस पर ठीक से काम ना करे और अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल ना करे. इसके लिए सरकार को क्या प्रोटेक्शन दिया गया है वो भी ज़रा देखिए. एक बैंक सरकार को एक बैंक गारंटी देगा. बैंक विल प्रोवाइड गारंटी टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टर कि सर अगर मान लीजिए कि ये 10 लाख का प्रोजेक्ट है, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम नहीं करता तो ये 10 लाख रुपए हम आपको देंगे. दैट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ बैंक गारंटी. तो एक पेपर दिया जाता है अभी कि भाई ये 10 लाख की बैंक की गारंटी है, अगर ये नहीं ये ठीक से काम नहीं करता तो ये 10 लाख की पेपर की बैंक गारंटी जमा करके आप हमसे 10 लाख रुपए ले लेना. तो दिस इज़ हाउ द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ प्रोटेक्टेड. आखिर सवाल ये उठता है कि ये बैंक सरकार को क्यों गारंटी देगा ऑन बिहाफ ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टर? वो इसलिए क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर इसको कुछ इस बैंक गारंटी के लिए फ़ीस देता है. लेकिन ये बैंक गारंटी जब ये बैंक देगा सरकार को, उस केस में कुछ भी कोलैटरल नहीं रखना होता है, कुछ भी ऐसे गिरवी नहीं रखना होता है, इसको बस बैंक गारंटी के लिए फ़ीस देना होता है. अब हाल फिलहाल में कई सारे इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो गए हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, और इस कारण से बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है. बैंक्स वैसे ही दबाव में है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. अब बैंक गारंटी भी कई सारे पेमेंट करने हैं उनको, इसलिए बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है. और बैंक्स के ऊपर दबाव को कम करने के लिए फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है कि अब इन बैंक्स के जगह पे अब इंश्योरेंस कंपनीज को भी अलाउ किया है कि वो भी एक तरह की गारंटी दे सकते हैं सरकारों को. तो मुद्दा ये है कि पहले बैंक्स बैंक गारंटी देते थे, लेकिन अब इसी केस में इसकी गारंटी के लिए कि ये अपना काम ठीक से करेगा, इंश्योरेंस कंपनीज को, जैसे मान लीजिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ये कंपनियां जो हैं वो श्योरिटी बॉन्ड रिलीज कर सकती हैं सरकार को. और ऑफ कोर्स उस श्योरिटी बॉन्ड रिलीज़ करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है इस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को एक फ़ीस देगा फॉर श्योरिटी बॉन्ड. तो मुद्दा बस इतना ही है कि पहले बैंक गारंटी बैंक्स देते थे किसी भी प्रोजेक्ट की गारंटी के लिए, उसकी क्वालिटी की गारंटी के लिए. अब इंश्योरेंस कंपनियों को भी अलाउ कर दिया गया है कि वो भी श्योरिटी बॉन्ड दे करके गारंटी दे सकते हैं और उसके बदले में कॉन्ट्रैक्टर उनको फ़ीस देगा. अब ये डेफिनेशन पढ़िए आप. श्योरिटी बॉन्ड
provides financial guarantee that the contract will be completed according to the predefined mutual terms. तो आई होप अब आपको ये बात समझ आ रही है. बस अंतर ये है कि बैंक गारंटी में बैंक होता था, श्योरिटी बॉन्ड में इंश्योरेंस कंपनी होगी. इससे फ़ायदा क्या होगा, बैंक्स के ऊपर बर्डन कम होगा, हमारे देश का बॉन्ड मार्केट और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो और फास्ट तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगा. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Assam segment. It is about Madrasa Repeal Act and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. सबसे पहले समझिए कि संस्कृत टोल्स या मदरसा ये होते क्या हैं. वैसे तो आप जानते होंगे, जैसे मदरसा की बात की जाए तो एक रिलीजियस स्कूल है जहाँ पे इस्लाम के बेसिक सिद्धांत या टेनेट्स पढ़ाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल कुरान, शरिया या हदीत पढ़ाए जाते हैं. तो पहली प्रायोरिटी तो इस्लामिक लर्निंग को दी जाती है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट भी थोड़े बहुत पढ़ाए जाते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस. Generally, these madrasas are state funded but are run by private institutions और individual. लेकिन स्टेट उसको थोड़ी बहुत फंडिंग देती है. जैसे मदरसाज होते हैं वैसे ही हिंदू ट्रेडिशन में होते हैं संस्कृत टोल्स, जहाँ पे मेन टीचिंग या मेन फोकस होता है हिंदू टेनेट्स प्रोवाइडेड इन गीता एंड महाभारत. बट अपार्ट फ्रॉम दैट सम बेसिक अदर नॉलेज लाइक इंग्लिश, मैथ्स, जनरल स्टडीज आर ऑल्सो गिवन. अब हुआ क्या कि 2020 दिसंबर में असम सरकार ने फैसला लिया कि वो मदरसा सिस्टम को एबोलिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और साथ ही साथ संस्कृत सिस्टम को भी ख़त्म कर देंगे. तो दोनों ही मदरसा सिस्टम हो या संस्कृत टोल्स हो, इसको ख़त्म कर देंगे. और इसके लिए असम सरकार लेकर के आई कानून असम रिपीलिंग एक्ट ऑफ 2020, जिसकी मदद से उन्होंने ये मदरसा एजुकेशन सिस्टम या संस्कृत टोल को ख़त्म कर दिया. इनफैक्ट जितने भी हमारे स्टेट के अंदर मदरसाज थे या अरबिक कॉलेजेस थे उनको जनरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट कर दिया गया. क्यों किया गया ऐसा, क्यों संस्कृत टोल्स को या मदरसाज को बंद किए गए एज पर दिस असम रिपील एक्ट? तो फर्स्ट रीजन वाज टू मेंटेन सेकुलर फैब्रिक. भाई टैक्स पेयर्स का पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग देने के लिए. सो दिस वाज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि भाई देश की एक ऑब्जेक्टिव है कि देश के अंदर सेकुलरिज्म मेंटेन रहे. दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल मेंशन इन द प्रियम्बल ऑल्सो. सो उस केस में ये जो आइडिया है कि टैक्स पेयर्स का पैसा दे करके किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग्स दी जा रही है, दैट इज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलर फैब्रिक. दूसरा, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 51 की अंडर आर्टिकल 51A वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी इज टू मेंटेन साइंटिफिक टेम्पर. तो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए. लेकिन ये मदरसा या संस्कृत टोल्स में साइंटिफिक टीचिंग कम या इनफैक्ट नहीं के बराबर और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस टीचिंग होती है, जिससे जो हमारा वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी है वो फुलफिल नहीं हो पाता. उसके अलावा इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे भी क्वेश्चंस हैं मदरसाज और संस्कृत टोल्स में. जो यहाँ के पढ़े हुए जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी डिग्री कई सारी जगहों पे मान्य नहीं होती, एंड दैट इज़ हाउ दे आर डिनाइड फ्रॉम गेटिंग जॉब्स एंड दिस मेक्स देम डिफ़िकल्ट. It makes difficult for the students passing out of madrasa और संस्कृत टोल्स to be absorbed by the economy. So this is another problem. अब ये न्यूज़ में हाल फिलहाल में क्यों आया है 2020 की खबर? क्योंकि जब मदरसाज को रिपील किया गया, उनको जनरल एजुकेशन सिस्टम में मिलाया गया, तो लगभग कई सारे ऐसे पेटिशंस, एटलीस्ट 13 पेटिशंस वेयर फाइल्ड इन गुवाहाटी हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कि पेटिशंस वेयर फाइल्ड इन द गुवाहाटी हाई कोर्ट अगेंस्ट असम रिपीलिंग एक्ट ऑफ 2020. फैसला अब आ गया है, इसी कारण से दोबारा न्यूज़ में आया, 2 साल पुरानी बात. गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू ऐड दीज मदरसाज एज जनरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय बिल्कुल सही है एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ डिसमिस्ड एनी रिट पिटीशन अगेंस्ट द असम रिपीलिंग एक्ट ऑफ 2020. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. तो सबसे साउथ में आपको मिलेगा गिलजिट बाल्टिस्तान, then you will be getting Siachen and then Saksgam Valley. So answer would be 213. That's all from our side for today. Thanks for watching.